Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज का हमारा विषय है आधुनिक गद्य विधा और इसमें हम बात कर रहे हैं ब्लॉक टू। ब्लॉक टू जो कि हिंदी नाटक एवं एकांकी इस विषय भूमि पर आधारित है और हिंदी के इस विषय पर जो टॉपिक ये है, जो ब्लॉक ये है जो कि हिंदी नाटक एवं एकांकी से जुड़ा है, इसमें दृश्य विधाओं का क्या विशिष्ट स्वरूप है, एकांकी का संरचनागत वैशिष्ट्य क्या है, कथानक क्या है, उसका जो तत्व पाठ है उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं, संवाद तथा भाषा शैली क्या होनी चाहिए, परिवेश या देशकाल क्या होना चाहिए, अभिनेता क्या होनी चाहिए, मंचीयता, है ना, और प्रतिपाद्य यानी कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो हिंदी एकांकी का विकास, एकांकी के भेद और फिर संपूर्ण ब्लॉक का एक साथ। तो ये जो सारे विषय हैं, इन सभी विषयों पर इस ब्लॉग में चर्चा की। ये जो ब्लॉग है इसमें हम मुख्य रूप से एकांकी क्या है, हालांकि जो नाटक एकांकी का ही एक वो है, तो जो एकांकी है वो उसका स्वरूप क्या है, उसका मूल क्या है, उसका विकास क्या है, कैसे एकांकी का जन्म हुआ, है ना, उसका विकास किस प्रकार होता चला गया और उस एकांकी के मार्ग पर जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, जिनका कॉमेडी महोत्सव लिखा हुआ है, उपेंद्र नाथ अश्व का जोंक लिखा है, विष्णु प्रभाकर का संस्कार और भावना लिखा है, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी है, उदय शंकर भट्ट का गिरती दीवार है। तो ये जितनी भी एकांकियां हैं, इसके बाद इन एकांकियों के साथ हम उस एकांकी के विकास को जानेंगे, एकांकी के महत्व को जानेंगे, एकांकी की विशिष्टताओं को जानेंगे। तो इस प्रकार इस ब्लॉग में किस प्रकार तो एकांकी का जन्म हुआ है, हिंदी साहित्य जगत में इस विधा की शुरुआत कब हुई और किस रूप में इसका विकास क्रम अग्रसर हुआ, तो ये सारा परिचय हम इस ब्लॉग में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एकांकी के जो विविध रूप हैं उनको जान पाएंगे और इस ब्लॉग में हम हिंदी एकांकी का जो स्वरूप है, उसके विकास की जो परिपाटी है, ये सब जानेंगे। इसी के साथ साथ जो एकांकी है वो साहित्य की विधा जितनी भी दी गई है उन विधाओं पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और अन्य विधाओं की तुलना में एकांकी का क्या वैशिष्ट्य है इस बात को जानेंगे। तो उससे ये निकल कर आएगा कि एकांकी अपने आप में विशिष्ट है। एकांकी वस्तुतः अगर देखा जाए तो नाटक का ही एक रूप है और एक अंक का नाटक एकांकी कहलाता है, जिसमें एक अंक है, एक अंक में सारी कथाएं, वो एकांकी कहलाता है। नाटक की रचना दुनिया भर के साहित्य में प्राचीन काल से होती चली आ रही है, किंतु एकांकी आधुनिक युग की जो सशक्त मंचीय विधा के रूप में काफी लोकप्रिय है और हिंदी में लगभग 3-4 दशकों तक एकांकी जो है वो लोकप्रिय विधा रही है। और यूं एकांकी क्योंकि एक वैशिष्ट्यपूर्ण विधा है तो आज भी उसका महत्व कम नहीं है। कुछ भी कहने से पहले जो एकांकी का मूल रूप है, जो एकांकी की परिभाषा है, एकांकी के जन्म का मूल उत्स है, उसको थोड़ा सा जानेंगे और इस चीज को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हमें कुछ संस्कृत की ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो हिंदी है वो संस्कृत की ही पुत्री है, वहीं से विस्तृत हुई है। तो जो भी विधा है उस विधा का मूल कहीं ना कहीं हमें अपनी मातृभाषा में संस्कृत में मिलता है।
एक थोड़े से वहां से उदाहरण लेंगे। इस जो एकांकी विधा है उसका आरंभ क्या है, विकास क्या है, मूल क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। इसके आने से एकांकी को हम बहुत अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। एकांकी जो इतनी लोकप्रिय विधा रही है, यदि हम उसके जन्म के विषय में बात करें तो एकांकी का जो जन्म हुआ है वो एक क्रमिक विकास के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इस सृष्टि पर जो भी वस्तुएं हैं जिनका भी निर्माण चाहे वो मानव ने किया है या ईश्वर निर्मित है, एक क्रम के रूप में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे कि कला की कोई भी चरम पराकाष्ठा है, उस पर कोई कलाकृति अनायास तो नहीं पहुंच सकती, उसका एक क्रम होगा, उसी के साथ साथ व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसके पीछे मनुष्य का परंपरागत प्रयास एवं कौशल का पुट रहता है। तो विश्व के साहित्य की प्रत्येक विधा के विकास का एक क्रम है, चाहे वो साहित्य हिंदी का हो या अन्य विषयों का हो। आज जो विकसित साहित्य है और उसकी अनेक प्रकार की जो विधाएं हैं, उनका आधुनिक सुष्ठु स्वरूप अनेक शताब्दियों के अनथक एवं सतत प्रयत्न एवं अभ्यास का परिणाम होता है। नाट्य साहित्य का भी साहित्य की अन्य विधाओं के साथ एक क्रमिक विकास हुआ है। नाट्य साहित्य मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सरल और एक आनंददायक साधन है, जिसमें मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों को एक सुख की अनुभूति होती है। विशेषकर जो श्रवण इंद्रिय है और जो नेत्र इंद्रिय है, वो दोनों का जो ये एक सुखद अनुभव है वो इस नाट्य के अभिमंचन से प्राप्त होता है। तो इसका विकास साहित्य की प्रारंभिक रचनाओं में तथा मनुष्य के अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में मिलता है, जिसमें नृत्य और नृत्य प्रमुख है। तो हम एकांकी के प्रारंभिक स्वरूप की सम्यक कल्पना के लिए इसके संबंध में बिल्कुल प्रारंभ से यदि जाएं तो एकांकी का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसे जान पाएंगे। नाट्य शब्द में अर्थतः नृत्य तथा नाटक दोनों की ही समाविष्टि है। संस्कृत काव्य शास्त्री, नाट्य शास्त्री आचार्य भरत मुनि के आधार पर नाटक, संगीत, नृत्य, कार्य व्यापार तथा कविता की सर्वतोन्मुखी कला। प्राचीन साहित्य के प्रमाणों से नाट्य कला की प्राचीनता एवं स्थानीय विकास स्पष्ट है। ऋग्वेद में उषा का आलोक सिद्ध नर्तकी के रूप में किया गया, सुंदर वर्णन सर्वाधिक अवलोकनीय रहता है। तो इसके साथ ही नृत्य कला नाटकों की जननी है और इस कला का वरद हस्त मिलने पर काव्य और पुराण का भी नाटक में रूपांतरण किया गया। जन कवियों ने गूढ़ भाषा से अपरिचित जनता के लिए, जो एक गूढ़ भाषा है, जो एक क्लिष्ट भाषा है, तो उस भाषा से अपरिचित जो जनता है उसके लिए एक पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक इन आख्यानों का मनोरंजन की रीति से इनको हृदयंगम करने के लिए नृत्य कला को सबसे प्रधान साधन बनाया और घटनाक्रम के विकास और पात्रों के वार्तालाप को शब्दों के अतिरिक्त जो नृत्य कला की मुद्राएं हैं, हाव भाव हैं, उनके द्वारा अभिव्यक्त करने की एक शैली जो है उसको सुझाया। जो नृत्य है और जो नृत्य है दोनों में अंतर है। नृत्य में केवल अंग विक्षेप होता है और अंग विक्षेप ताल और लय पर आधारित होता है, अर्थात जो अंगों का चलाना है वो ताल और लय पर आधारित होता है। नृत्य गात्र विक्षेप, यानी कि नृत्य में जो प्रत्यय आदि लगाकर जो नृत्य शब्द बना
ये भावाश्रय होने के कारण तीन विशेषताओं का दंभ है। एक तो इसमें भावों का अनुकरण प्रधान होता है, एक इसमें आंगिक अभिनय पर ध्यान दिया जाता है और एक इसमें पदार्थ का अभिनय होता है। तो जो नाटक है उसको कहा गया है कि वो रस पर आश्रित होता है और उसमें वाक्यार्थ का अभिनय होता है। तो नाटक में नायक की अवस्थाओं और उसके वेश आदि का अनुकरण होता है। नृत्य नाटक से भिन्न होता है, दोनों में विषय संबंध ही आधार है। नाट्य रस आश्रित होता है और नृत्य भाव आश्रित होता है। क्योंकि हम यहाँ पर एकांकी के मूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि एकांकी का जन्म हुआ कहाँ से। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले जो अभिनय है, वो अभिनय कहाँ से प्रारंभ हुआ उसकी बात चल रही है। वो अभिनय नृत्य से प्रारंभ हुआ, नृत्य और नृत्य से प्रारंभ हुआ और इनके साथ नाट्य। तो नाट्य जो है वो रस पर आश्रित होता है और नृत्य भाव पर आश्रित होता है। नाट्य में जो मतलब नाट्य है उसमें अभिनय की प्रधानता होती है, नृत्य में काव्यत्व बिल्कुल नहीं होता, उसमें सुनने की भी इतनी सक्षमता नहीं रहती नृत्य में, क्योंकि आंगिक अभिनय की प्रधानता होती है। तो पदार्थ का अभिनय होता है, वाक्य का कोई अभिनय नृत्य में नहीं होता। जबकि नृत्य से नृत्य थोड़ा सा भिन्न है, नृत्य में पदार्थ का अभिनय होता है और नृत्य में किसी प्रकार का भी अभिनय नहीं होता। नृत्य तथा नृत्य में आधार संबंधी भेद है। नृत्य का आधार भाव है और नृत्य का आधार ताल और लय। यानी कि नृत्य जो है वो केवल ताल और लय पर जो अंगों का संचालन है वो है, और नृत्य में भावों को भी उजागर किया। तो इससे हमारे सामने तीन चीजें, एक आया नृत्य जिसमें ताल और लय की प्रधानता रहती है, दूसरा आया नृत्य जिसमें भाव आधार होते हैं, और तीसरा आया नाटक जो कि रस पर आश्रित होता है और जिसमें वाक्य का अभिनय होता है। तो नृत्य, नृत्य और नाटक ये सब एक क्रमिक भूमिकाएं हैं और एक क्रमिक विकास के साथ आगे की ओर बढ़ी। तो इन सभी के साथ में ही हमारा एकांकी भी धीरे धीरे बाहर आता है, जिसकी बात अभी हम करेंगे। तो एकांकी को और उसके जन्म को जानने के लिए ये एक वैदिक जो संवाद है और वैदिक साहित्य में जो निहित अभिनय है उस तक पर दृष्टि डालना आवश्यक है। तो अगर हम देखें तो ऋग्वेद में हमें अनेक संवाद सूक्त मिलते हैं, जैसे यम यमी संवाद सूक्त है, उर्वशी संवाद सूक्त है और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। ये सारे वहां दिखाई देते हैं और अभिनय का स्वरूप नृत्य तथा नृत्य में विद्यमान होता है। नृत्य में वो ताल स्वर आदि के अनुसार पद का संचालन भाव जो है वो प्रदर्शित किया जाता है और इसका भाव निरूपण पद जो है वो संचालन की गति पर निर्भर होता है। और नृत्य के भावों में अभिनय मूलक प्रेरणा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। नृत्य में भाव बताकर मूक संकेतों से अवयवों का परिचालन किया जाता है। तो इस प्रकार नृत्य तथा नृत्य की प्रेरणा का उदय शंकर तथा परवर्ती तथा पार्वती जी के तांडव एवं लास्य से माना गया। मतलब जो नृत्य और नृत्य है, सर्वप्रथम इन दोनों का जो उद्गम है वो भगवान शंकर के और माता पार्वती के तांडव और लास्य से इसका उदय माना गया है। अर्थात जो महादेव हैं, शंकर हैं, उनके तांडव से नृत्य का आरंभ है और जो पार्वती जी हैं उनके लास्य से नृत्य की प्रेरणा है। तो इन दोनों से वहां अभिनय प्रारंभ हुआ है। तो अगर देखा जाए तो वेदों के अनुसार, भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार जो नृत्य और नृत्य का उद्गम है वो भगवान शंकर और माता पार्वती के तांडव एवं लास्य से हुआ है। ये जो बात है इसका प्रमाण, इसकी अभिनयशीलता
इस बात से पुष्ट होती है कि इसमें एक नाटकीय कलात्मक ढंग निहित है और इन्हीं से धीरे धीरे नाट्य का विकास सिद्ध हुआ। तो जो नाट्य का विकास हुआ है वो यहीं से प्रारंभ में कई अंकों के नाटकों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो क्या होता था कि संवाद और नृत्य के माध्यम से नाटक के प्रारंभिक रूप की परिकल्पना कर ली जाती थी। एक अंक स्वरूप प्रारंभ में बिना किसी परिभाषा के अपने आप स्वाभाविक विकास के क्रम में जो संवाद थे एवं अभिनयशीलता थी उसके रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत हुए। तो वैदिक युग से ही नाटक के एक अंक के स्वरूप की झलक हमें प्राप्त होती है। यद्यपि एकांकी के स्वरूप का निर्धारण तो बहुत बाद में हुआ है और वेदों में नाटकीय तत्व प्राप्त होते हैं। भरतनाट्य शास्त्र के मतलब कि जो भरतनाट्य शास्त्र उसके प्रणेता आचार्य भरत हैं, उन्होंने माना है कि पंचम वेद नाट्य है और उसकी सृष्टि उन्होंने की। तो नाट्य कला का सृजन ऋग्वेद से, वाच्य अथवा गेय शब्द सामवेद से, संगीत यजुर्वेद से अनुकरण तथा अथर्ववेद से कथोपकथन से लेकर हुआ। जो नाट्य कला का सृजन हुआ है उसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद से वाच्य या गेय शब्द लिए गए, सामवेद से संगीत को उठाया गया, यजुर्वेद से अनुकरण को लिया गया और अथर्ववेद से कथोपकथन लिए गए और इस प्रकार पांचवें वेद नाट्य शास्त्र की रचना, जिसकी रचना आचार्य भरत मुनि ने की। ऋग्वेद में विभिन्न पात्रों के मध्य संलाप कराए गए और इन संवादों में नाटकीयता का पुट निहित है, लेकिन बीज रूप में तो हमें अनेक ऐसे मंत्र, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हें ऋचा कहा गया है, तो ऐसी अनेक ऋचाएं प्राप्त होती हैं जो कथन उपकथन की शैली में लिखी हुई है, जिनमें संवाद हमें मिलते हैं, जिनमें नाटकीयता विद्यमान है, किंतु संवाद कला का एक सम्यक परिपाक वहां नहीं हुआ। तो केवल ऋग्वेद से ही ऐसे नाट्य संवादों के 15 स्थल देखने के लिए मिलते हैं जहां ये संवाद शैलियां दिखाई देती हैं और ये जो संवाद शैलियां वहां प्राप्त होती हैं वो 3 रूपों में प्राप्त होती हैं। एक तो संवाद शैली के लिए 2 व्यक्तियों के मध्य है, यह संवाद 3 वर्गों के मध्य है, यह संवाद एक पात्र किसी जन समूह से बातचीत कर रहा है, इस रूप में प्राप्त होती है। तो जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है यम यमी सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त। तो इसमें यमी और यम दोनों परस्पर भाई बहन हैं और यम अपनी बहन यमी के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, जो कि नैतिकता की भावना से सर्वथा शून्य है। यमी अपने अनैतिक प्रेम को यम के द्वारा मनवाने का असफल प्रयास करती है, मना करती है। तो ये जो पूरा संवाद सूत्र है ये इसी विषय के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरा एक जो संवाद सूक्त है पुरोरवा और उर्वशी का संवाद सूक्त, ये भी इन्हीं दोनों के मध्य है। ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त है। इसमें जो राजा पुरोरवा है वो उर्वशी के प्रति आसक्त है, किंतु प्रेम की अस्थिरता के लिए उसे लांछित करता है। तो उर्वशी पुरोरवा के धिक्कारने के बावजूद भी उसके प्रेम से मुक्त नहीं हो पाती और इस विषय को लेकर के ये संवाद सूक्त जो है वो चलता है। पुरोरवा उर्वशी से स्वर्ग, क्योंकि उर्वशी एक स्वर्ग कन्या है, अप्सरा है, और जो उसने एक शर्त पुरोरवा के समक्ष रखी थी उसके अनुसार वह पृथ्वी लोक को छोड़ करके और स्वर्ग लोक जा रही है, लेकिन पुरोरवा उसको मनाने का प्रयास कर रहा है कि वो स्वर्ग लोक ना जाए, वो पृथ्वी पर रहे। तो इसी
विषय के केंद्रीकरण में ये संवाद इन दोनों के मध्य होता है। अगस्त ऋषि, लोपामुद्रा तथा उनके पुत्र के रहस्यमय वार्तालाप, इंद्र तथा वसुरा का संवाद, इंद्र और मरुत का संवाद, ये नाटकीय संभावनाओं के विशेषकर एकांकी व्यक्त करने वाले स्वरूप। सामवेद में नाटक के गीत, नृत्य आदि के तत्व मिलते हैं और ये गीत और नृत्य विवाह के समय, फसलों के लिए वर्षा एवं नव विवाहिता के लिए फलदायक सिद्ध होने के लिए गाए गए हैं। तो ये देखा गया कि जो नाट्य है वो चारों वेदों के मिलने से उसके तत्वों की उत्पत्ति हुई। तो नाटक की उत्पत्ति में हमारे वैदिक साहित्य अर्थात हमारे चारों वेद जो हैं वो सहायक है। भारतीय नाट्य में नृत्य को अविभाज्य अंग माना गया है और नाटक की उत्पत्ति उसी के क्रमिक विकास में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांकी का जो एक मूल है, जिसे हम कहेंगे कि एकांकी का जन्म यहां से हुआ, तो वो मूल हमें वैदिक साहित्य में देखने के लिए मिलता है और इसी के बाद में एक विकसित क्रमिक चरण के रूप में यह सम्यक स्वरूप को प्राप्त होता चला। कथानक, संवाद एवं अभिनय के सम्मिलित होने के बाद नाट्य स्वरूप जो है वो दृष्टिगोचर हुआ। लेकिन कुछ विद्वानों ने जब नाटकों में भी एकांकी के बिंदुओं की कल्पना की है तो जननाट्य लोकमानस की सर्वाधिक सरल अभिव्यक्ति रहा। इसके द्वारा एक ओर सामान्य जनता की सुख दुख की भावनाएं व्यक्त होती हैं और दूसरी ओर लोकमानस की कलात्मक अभिरुचि अभिव्यक्त होती है। तो इन जननाटकों के अनुशीलन से ये ज्ञात होता है कि ये जननाटक मूलतः वीर युवक के भावों से संबोधित है। कुछ जननाटकों में समाज की धार्मिक भावना भी निहित होती है। उत्तर भारत में प्रचलित रामलीला, ब्रजभूमि की रासलीला, बंग देश की यात्रा, महाराष्ट्र का ललित और गुजरात का भवाई धार्मिक जननाटक। इन जननाटकों में लोकमानस की अद्वितीय तत्व के प्रति श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत समावेश मिलता है। धार्मिक जननाटकों के अतिरिक्त सामाजिक और लौकिक जननाटकों की परंपरा भी प्राप्त होती है, जो ऐतिहासिक वीरों को केंद्र बनाकर चलती है तथा स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती है। नौटंकी के कठपुतली के खेलों को इसी परंपरा में रखा जा सकता है, जो लोक में प्रचलित। तो यहाँ तक ये बात समझ में आती है कि जो एकांकी है उसका जन्म हमें, उसके बीज जो है वो हमें वेदों में प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे करके नाट्य जो है वो साहित्य का एक अंग हो जाता है, अभिनय साहित्य का एक अंग बन जाता है। तो जननाटकों में अभिनयशीलता, कथानक, संवाद, रंग निर्देश सभी आंशिक रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार एक अविकसित तत्व पूर्ण विकास प्राप्त कर कला का एक सुष्ठु, सुंदर, रमणीय स्वरूप ले लेता है और इन जननाटकों तथा वेदों में व्याप्त एकांकी के तत्वों को ढूंढना और उन्हें एकांकी का उत्स या उद्गम मानना बिल्कुल युक्ति युक्त है। तो संस्कृत साहित्य, क्योंकि नाट्य साहित्य का अपूर्व भंडार है, नाट्य कला का सर्वांगीण विकास साहित्यकारों ने किया है। साहित्य की सभी विधाओं में श्रवणेन्द्रिय एवं नेत्रेंद्रिय दोनों को ही सुख देने वाली कोई विधा है तो वो केवल और केवल नाटक है। अतः नाट्यकारों ने अपना संपूर्ण पांडित्य, कला, कौशल तथा प्रतिभा का पूर्ण मनोयोग इस विधा को संवारने और सजाने में लगा और संगीत, अभिनय, ललित माधुर्य, रस पेशलता, नृत्य, सात्विक भाव, रागात्मकता भाव और जीवनचर्या, इन सबसे संश्लिष्ट नाट्य साहित्य रसिक जनों के मन एवं हृदय की तंत्रियों को झंकृत करने में सफल रहा। तो जहां तक
प्रश्न इसके विकास का आता है। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो भी नाटक की मान्यताएं और सिद्धांत ठहराए हैं वे तभी संभव हो सके होंगे जबकि उनके समक्ष नाट्य कलाकृतियों के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण रहे हैं। तो भरत नाट्य शास्त्र के अनुशीलन से ये ज्ञात होता है कि भरत के बहुत पहले क्रमिक विकास करके नाटक एक लंबा रास्ता तय करके अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो संस्कृत साहित्य में नाट्य साहित्य का शिल्पादि की दृष्टि से एक चरम विकास हुआ है। उसके अंग प्रत्यंगों पर गंभीरता से विचार किया गया है, उसके नियम, उसके मानदंड निर्धारित किए गए। तो इस रूप में जो हमारा एकांकी है उसका भी आरंभ हमें, क्योंकि वेदों से ही उसके बीज निकले हैं, संस्कृत साहित्य के माध्यम से ही माना जाना चाहिए। तो प्रस्तावना पक्ष की दृष्टि से यदि देखें तो हमारे सामने जो ये विषय है एकांकी का जो प्रारंभ है, जन्म है, मूल है, वो कहाँ से है, तो ये अपने आप में बात सिद्ध होती है कि एकांकी का जो जन्म है वो पूर्ण रूपेण वेदों से ही प्रारंभ हुआ है, उसके बीज वहीं से हैं, धीरे धीरे वो विकास को प्राप्त हुआ है। अब आगे ये बात करेंगे कि इसका विकास क्रम क्या रहा और संस्कृत साहित्य से होते हुए किस प्रकार इस विधा ने हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान बनाया, जो कि इस विधा की परिपक्वता के साथ किस समय में हिंदी साहित्य में अवतरित हुआ। तो ये लेकिन क्योंकि एकांकी एक सर्वप्रिय लोकप्रिय विधा है तो इसके विषय में एक गहराई से जानना एक जिज्ञासा का भी विषय है और ये हमारे इस ब्लॉग का भी विषय है। संपूर्ण ब्लॉग जो है वो इस एकांकी पर ही आधारित है, तो इसे और अधिक व्यापकता से जानना आवश्यक है।